क्या आपको पता है कि डीएसएलआर के पीछे सब इतने पागल क्यों हैं? और डीएसएलआर को इतना खास क्यों माना जाता है? आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि डीएसएलआर को हम लोग जिंदगी में कभी भी मोबाइल फोन के कैमरे से कंपेयर नहीं कर सकते, चाहे मोबाइल में 250 मेगापिक्सल तक क्यों ना आ जाए। आपको तो मैंने बता ही दिया है कि मेगापिक्सल से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्सपर्ट्स की मानो तो वो होता है उसका हार्ट, वो होता है उसका सेंसर जो कि लाइट को सेंस करता है। और कैमरे में जितना बड़ा सेंसर का साइज होता है, फिजिकल साइज की ही बात हो रही है यहाँ पे, तो जितना बड़ा सेंसर होगा उतना वो ज्यादा डिटेल को कैप्चर कर पाता है। और डीएसएलआर का जो सेंसर होता है वो फोन के कैमरा से 8 से 9 गुना ज्यादा बड़ा होता है। तो अगर कोई डीएसएलआर 16 मेगापिक्सल का हो, उससे हम लोग पिक क्लिक करें, और 108 मेगापिक्सल का फोन कैमरा हो, उससे पिक क्लिक करें, तो क्वालिटी डीएसएलआर की ही बेटर होगी। एंड डीएसएलआर कम रेजोल्यूशन होते हुए भी ज्यादा क्लीन एंड क्लियर पिक्चर को कैप्चर कर पाएगा। लोग अक्सर कैमरा में सेंसर के बारे में सुने तो है, बट उसको इग्नोर कर देते हैं। बट कैमरा का जान होता है सेंसर, और डीएसएलआर में यही सेंसर डोमिनेट करता है। और स्मार्टफोन का साइज तो छुट्टू सा होता है, इसलिए स्मार्टफोन में उतना जगह नहीं मिलता कि वो अच्छे बड़े सेंसर को अपने अंदर ले ले। और डीएसएलआर तो अपने आप में ही एक डेडिकेटेड कैमरा होता है ना, इसलिए उसमें मस्त बड़ा सा सेंसर मौजूद होता है। और मोबाइल्स दिन ब दिन स्लिम और हल्की होते जा रही है, इसलिए बड़ा सेंसर देना मोबाइल के लिए कोई सेंस नहीं बनाता। अगर ऐसा होता कि मोबाइल का कैमरा डीएसएलआर का बराबरी कर लेता, तो इतने एडवांस्ड स्मार्टफोन के आने के बाद कैमरास कोई नहीं खरीदता, सेल ही बंद हो जाती। अरे मेरे पास तो अच्छा मोबाइल है, कैमरा की क्या जरूरत है, ये कहते लोग। बट जो कॉन्शियस लोग हैं वो जानते हैं कि डेडिकेटेड डीएसएलआर कैमरास की अलग ही मौज है बेटे। दूसरा बड़ा रीजन है लेंस, जो कि एटलीस्ट सेंसर से ज्यादा चर्चित है लोगों के बीच में। डीएसएलआर का लेंस इतना बड़ा सा होता है, और वही फोन का लेंस इतना छोटा सा होता है उस स्लिम से मोबाइल फोन में। तो ऑफ कोर्स छोटा लेंस और छोटा सेंसर मिला के आपको डीएसएलआर के बराबर का क्वालिटी कभी नहीं दे पाएगा, भले मोबाइल में 200-250 मेगापिक्सल का कैमरा क्यों ना आ जाए। और यही वो रीजन है कि हम लोग कभी भी जिंदगी भर कभी भी डीएसएलआर को मोबाइल फोन के कैमरा से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, चाहे साल 2030 चल रहा हो या साल 2500। डीएसएलआर सबका बाप है। सो दैट वाज द इन्फो। गुच्ची ये जो लग्जरी कंपनी है, ये इंडिया में सबसे पॉपुलर लग्जरी ब्रांड्स में से एक है। इसके महंगे वाले शर्ट 50,000 से लेकर 70,000 से लेकर 1 लाख से लेकर 2 लाख तक होते हैं। क्या आपको पता है कि गुच्ची कहाँ की कंपनी है? बहुत लोग ये सोचते हैं कि गुच्ची इंडिया की कंपनी है, बट इट्स नॉट ट्रू। गुच्ची एक्चुअली इटाली की कंपनी है, और ये साल 1921 से चलती आ रही है। आपने कई म्यूजिक सॉन्ग्स में ये प्राडा कंपनी के बारे में भी सुना होगा। तो ना, प्राडा भी एक्चुअली इटाली की ही कंपनी है, और इसी को म्यूजिक सॉन्ग्स में पराडा कहते हैं। और प्राडा के शर्ट्स भी 1-1 लाख रुपए के आते हैं। और लोगों को लगता है कि लग्जरी का लिमिट यहीं तक है, बट नहीं। मैं जो शर्ट्स आपको बताने जा रहा हूँ ना, उसके सामने गुच्ची या प्राडा नुन्नू मुन्नू बच्चे हैं मेरे दोस्तों। डायमंड स्टडेड शर्ट नाम की एक शर्ट है, और इसकी कीमत है $4 लाख, यानी 2,80,00,000 रुपए। इतने में तो मैं 3 हेलीकॉप्टर खरीद लूंगा। ये शर्ट 100% कॉटन से बना हुआ है, जस्ट लाइक एनी अदर टी शर्ट। बट इस शर्ट में टोटल 9 कैरेट डायमंड्स लगे हुए हैं, और यही इसके कॉस्ट का रीजन है। लंदन की सुपरलेटिव लग्जरी नाम की एक कंपनी ने इस शर्ट को बनाया है, पर ये लिमिट नहीं है दोस्तों। हाल ही में नया शर्ट एक मार्केट में आया डीजल कंपनी का, और कैन यू बिलीव इसका प्राइस है $5.5 मिलियन, यानी करीब 39 करोड़ 60 लाख रुपए। इस शर्ट का नाम है F2L7 बाय डीजल। और आपको पता है इस शर्ट के साथ एक अपार्टमेंट भी फ्री है। जी हाँ, ये प्रोडक्ट वो लोग रियल एस्टेट्स को प्रमोट करने के लिए निकाले थे। इससे हमें मार्केटिंग सीखने को मिलता है बिजनेस गाइज। जैसे आप ये ऐड देखो, बाय इट एंड गेट अपार्टमेंट फॉर फ्री। तो ये जो शर्ट आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पूरे प्लेनेट की सबसे महंगी शर्ट है। बहुत वैल्यूएबल पिक्चर है आपके स्क्रीन पे। इजंट दिस अमेजिंग
कि ऐसे प्रोडक्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स रियली गजब। याद है आपको साल 2008 का वो समय जब टाटा नैनो पहली बार लॉन्च हुआ था? तो आखिर क्यों फेल हो गया टाटा नैनो? टाटा नैनो वो पहली कार थी जो कि सिर्फ 1 लाख रुपए में इनिशियली लॉन्च हुई थी, ताकि इंडिया में हर घर, हर मिडिल क्लास के घर पे कार हो। बट लोगों ने समय के साथ साथ रिजेक्ट क्यों कर दिया इस कार को, अच्छी डील होते हुए भी? देखो, ऐसे तो मल्टीपल कारणस हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट कारण को सुनो। इस गाड़ी को एक टैग मिला था वर्ल्ड्स मोस्ट चीपेस्ट कार। ध्यान से सुनो, हर एक वर्ड हमारे दिमाग में एक स्पेसिफिक केमिकल को रिलीज करता है। जैसे अगर मैं कहूँ BMW कार, तो ये नाम सुन के दिमाग में एक स्पेसिफिक सा केमिकल रिलीज होता है जो कि BMW मार्केटिंग टीम आपके दिमाग में रिलीज करवाना चाह रही थी। एंड अब पूरे दुनिया में ऐसा हो रहा है एंड सबको सुन के अब कूल फील होता है। BMW, अगर मैं कहूँ पिज्जा, तो आपके दिमाग में एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो कि आपके दिमाग में फीलिंग लाता है, पिज्जा कितना टेस्टी है, आपको उस टेस्ट को रिमाइंड करता है। तो हर एक वर्ड के साथ एक स्पेसिफिक केमिकल रिलीज होता है ह्यूमन ब्रेन में, सब्जेक्ट टू कि वो ह्यूमन उस वर्ड के बारे में क्या सोचता है लास्ट बहुत सालों से। तो यहाँ टाटा नैनो में इसी मार्केटिंग के वर्ड में गलत हो गया। टाटा नैनो को टैग मिलना चाहिए था वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कार। चीपेस्ट कार मिला, चीपेस्ट कार। चीप वर्ड तो चीप ही रहेगा ना, चीप मतलब सस्ती, चीप, चीप मैन, सस्ती। और साल 2018-19 में जब टाटा नैनो डिसकंटिन्यू हुआ, बनना बंद हो गया, तब इसका फाइनल कीमत जो उस टाइम चल रहा था वो था 2.59 लाख रुपए, जो कि ऑल्टो जैसे गाड़ी के करीब के प्राइस की थी। तो ये कोई खास डील नहीं लग रहा था लोगों को, क्योंकि टाटा कंपनी इतने सस्ते प्राइस को सस्टेन नहीं कर पा रही थी, इतने कम प्राइस को जारी नहीं रख पा रही थी। और उसी 2.5-3 लाख के प्राइस रेंज में कॉम्पिटिटर कंपनीज जो थी वो और भी बड़ी गाड़ियों को ला के रख दी थी। तो जो सपना रतन टाटा जी ने देखा था कि 65,000 की बाइक को छोड़कर अब हर इंसान कार ले लेगा, तो क्योंकि कार अपने प्राइस को ही सस्टेन नहीं कर सका एंड साल 2018-19 आते आते बाइक से 4 गुना ज्यादा कीमत नैनो के लिए देना पड़ रहा था। तो ये ऐसा डील था जो कि लोगों के मन में एक्साइटमेंट नहीं डेवलप कर पा रहा था। ट्रूथ ये है कि इंडिया में पर्सनल सेटिस्फैक्शन से ज्यादा कार लोग लेते हैं अपनी सोशल स्टैंडिंग को प्रूव करने के लिए कि हाँ मेरे पास कार है, तुम्हारे पास क्या है। और जो पहला पॉइंट था चीपेस्ट कार वाला, तो उस पॉइंट से साफ नजर आ रहा है कि टाटा नैनो लेके कोई भी इंसान अपना सोशल स्टैंडिंग प्रूव नहीं कर पा रहा था। जो नैनो ले रहे थे उसको देख के लोग हंसने लगे थे कि इसके पास तो नैनो, ऐसी क्या मजबूरी हो गई भाई नैनो ले लिया। Oh my God। तो लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे थे रियली में। इसलिए हमें नैनो के कहानी से वर्डिंग का महत्व देखने मिलता है। वर्ल्ड्स मोस्ट चीपेस्ट कार की जगह इसको वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल का टैग मिलता तो शायद इसका इमेज इतना खराब नहीं होता लोगों के मन में। अफोर्डेबल सुनने में ठीक लगता है कि हाँ तुम्हारे पास अफोर्डेबल कार है, बट चीप सुनने में लगता है कि यार तुम्हारे पास चीप गाड़ी है। इसलिए लाइफ में कुछ भी प्लान करते समय या एज सिंपल एज स्टूडेंट्स को एग्जाम में लिखते समय वर्डिंग पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए वर्डिंग मैटर्स। सो दैट वाज इट गाइज। ये जो इमोजी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इमोजी जो कि रोज लाखों लोग यूज करते हैं, इसके बारे में एक बात फैली थी रिसेंटली कि ये नमस्ते नहीं बल्कि हाई फाइव है। ये वाला हाई फाइव का इमोजी, हाई फाइव इमोजी सर्च करो या नमस्ते सर्च करो, रिजल्ट एक ही आता है। तो आखिर ये है क्या एक्चुअली? तो मैं आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ही दूंगा। तो मैं आपको बताऊं कि ये ऑफिशियली नमस्ते या प्रेयर को डिपिक्ट करने के लिए ही बनाया गया है। ये हाई फाइव नहीं है मेरे दोस्तों। ये इसलिए क्योंकि हाई फाइव में 2 इंसानों का हाथ होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप मेरे साथ हाई फाइव करो, तो मैं अगर कोई कलर का शर्ट पहना हूं तो आप एग्जैक्टली मेरे ही कलर का शर्ट थोड़ी ना पहनोगे। तो इस इमोजी में अगर 2 इंसान है तो दोनों का शर्ट कलर क्या एग्जैक्टली सेम ही शर्ट का शेड होगा क्या? जो शर्ट का शेड होगा कलर का वो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता। ये एक ही इंसान का 2 हाथ है जो कि
हाथ जोड़ा हुआ है। इमोजीपीडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपने ऑफिशियल ट्वीट में ये कहा था। ये एक ही पर्सन है जो कि अपने हाथों को जोड़ा हुआ है, इसलिए इस इमोजी को नमस्ते और प्रेयर जैसी चीजों के लिए ही बनाया गया है, हाई फाइव के लिए नहीं। इसलिए इस बात को मानना बंद कर दो कि ये हाई फाइव है बस। बहुत लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी झूठ थी एंड ऑल दैट, मैं पूरे जिंदगी अपना झूठ में जी रहा था कि ये तो हाई फाइव निकला। नहीं तो ये थैंक्स, ग्रेटिट्यूड, प्रेयर, नमस्ते इन इमोशंस को दिखाने के लिए है। मान लो कि कोई मर गया है और कोई रिप लिखा है, ठीक है, रेस्ट इन पीस। रिप के आगे अक्सर हम लोग इस इमोजी को देखते हैं, तो रिप के आगे अगर ये इमोजी लगा है तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मर गया, ये हाई फाइव, ऐसा थोड़ी होता है। तो दोस्तों ये इमोशनल मोमेंट वाली इमोजी है, ना कि हाई फाइव। मैं आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दे दिया। आज से सिर्फ 7 साल पहले साल 2014 में 1 GB मोबाइल डेटा का एवरेज कॉस्ट था 268.97 रुपए। आपको याद ही होगा। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और कंपटीशन बढ़ता गया और मेजरली रिलायंस जियो के आने के बाद ये गिर गया 11 रुपए पर GB पे। बट अब इस साल ये और भी घट गया है और आप जान के चौंक जाओगे कि अपडेटेड डेटा के हिसाब से इंडिया में 1 GB इंटरनेट का कॉस्ट कितना सस्ता हो गया है। हर कंट्री में, दुनिया में जितने कंट्रीज है सब में इतने वेरिएबल अमाउंट है ना, सब में बहुत अलग अलग है, आप देख के चौंक जाओगे। देखो कॉस्ट, ये है एक अमेजिंग सा स्टैटिस्टिक्स। अफ्रीका में एक कंट्री है बेनिन और वहाँ का 1 GB इंटरनेट डेटा का कॉस्ट पड़ता है 2000 रुपए। 2000 रुपए 1 GB के लिए। अफ्रीका में ही चैड नामक एक कंट्री है और वहाँ पे 1 GB इंटरनेट का कॉस्ट है 1680 रुपए। कनाडा में 1 GB इंटरनेट डेटा का कॉस्ट है 904 रुपए। अमेरिका में 1 GB इंटरनेट डेटा का कॉस्ट पड़ता है 600 रुपए। न्यूजीलैंड में पर GB है 400 रुपए। फिनलैंड में पर GB है 200 रुपए। और ये गिरता है मेजरली यूक्रेन में आके। यूक्रेन में पर GB कॉस्ट है 33 रुपए। इजराइल एक कंट्री है, वहाँ पर GB कॉस्ट है 8 रुपए। जी हाँ, ओनली 8 रुपए। और इंडिया में पर GB कॉस्ट अभी के समय है सिर्फ 6 रुपए 50 पैसे, जो कि पूरे विश्व में, पूरे प्लेनेट में सबसे लो कॉस्ट है इंटरनेट डेटा का। Isn't that amazing compared to the entire world? और ये जो एवरेज कॉस्ट है ये मोबाइल डेटा पे ही नहीं बल्कि सारे कंट्रीज के ब्रॉडबैंड और मोबाइल डेटा के कॉस्ट को मर्ज करके एवरेज निकाला गया है। उसी को दिखाया गया आपको इस वीडियो में। इंटरनेट के बहुत सारे यूजर्स है पूरे दुनिया में और इसका स्टैटिस्टिक्स का बात करें तो टॉप पे चाइना है जिसमें 90 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जो कि वहाँ के पॉपुलेशन का 63% है। फिर आता है सेकंड में इंडिया, जहाँ 75 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जो कि इंडिया का पूरा पॉपुलेशन का 55% है, ऑलमोस्ट आधा से थोड़ा ज्यादा। अमेरिका में 31 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जो कि वहाँ के पॉपुलेशन का वोपिंग 60, 70, 80, 90 नहीं बल्कि 96% है। मतलब वहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, घर घर में लगभग इंटरनेट है। मतलब अमेरिका में 4% पॉपुलेशन है जो कि इंटरनेट यूज नहीं करता। और समय के साथ साथ इंटरनेट पे ये जो यूजर्स का जो नंबर है वो भी बढ़ते जा रहा है। सो दैट वाज द इन्फो। इस दुनिया में 6500 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस है। बट आप लोग में से बहुत लोग मेरे से पूछते हो कि कौन सा भाषा किस रैंक पे है, टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, और सबसे ज्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है, और कितने लोग भोजपुरी बोलते हैं पूरे विश्व में, कितने लोग बंगाली बोलते हैं और कितने लोग हिंदी बोलते हैं। और एक बात कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, सबकी माँ है संस्कृत। बट अभी के दुनिया में कितने लोगों का मदर टंग संस्कृत है? तो साल 2011 के सेंसस के डेटा के हिसाब से इंडिया में 24,821 लोग ही हैं जिन्होंने ये बताया कि संस्कृत हमारा मदर टंग है। बस 24,000। और बाकी का नंबर ऑफ स्पीकर्स वाला अमेजिंग डेटा ये देखो, ये अपडेटेड स्टैटिस्टिक्स है। सबसे टॉप पे है चाइनीज और पूरे 700 करोड़ की आबादी में से करीब 91.8 करोड़ लोग चाइनीज बोलते हैं पूरे दुनिया में। फिर सेकंड पे आता है स्पेनिश, 48 करोड़ स्पीकर्स। फिर थर्ड पे आता है इंग्लिश विथ 37.9 करोड़ स्पीकर्स। हिंदी फोर्थ नंबर पे आता है, 34 करोड़ लोग पूरे विश्व में हिंदी बोलते हैं। लेकिन 700 करोड़ में 34 ही करोड़ बोलते हैं तो बहुत कम है।
और 5th नंबर पे आता है बंगाली, जो कि पूरे विश्व में 22.8 करोड़ लोग बोलते हैं। 9th नंबर पे आता है पंजाबी, जो कि 9.2 करोड़ लोग ही बोलते हैं। इस लिस्ट में ना और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बट जो इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज में जो बोला जाता है ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। 10th पे है मराठी, जो कि 8.3 करोड़ लोग बोलते हैं। 11th नंबर पे है तेलुगु विथ 8.2 करोड़ स्पीकर्स। 18th नंबर पे है तमिल 7.5 करोड़ लोग बोलते हैं। 20 नंबर पे आता है उर्दू 6.8 करोड़ स्पीकर्स। गुजराती 24वें नंबर पे आता है, जो कि लगभग 5.5 करोड़ लोग बोलते हैं। 26वें नंबर पे आता है भोजपुरी, जो कि लगभग 5 करोड़ 20 लाख लोग बोलते हैं पूरे विश्व भर में। 31वें नंबर पे आता है कन्नडा, जो कि 4.3 करोड़ लोग बोलते हैं। 36वें नंबर पे आता है मलयालम, जो कि 3.7 करोड़ लोग बोलते हैं। 37th नंबर पे आता है ओडिया, जो कि 3.4 करोड़ लोग बोलते हैं। 38th नंबर पे आता है मैथिली, जो कि 3.33 करोड़ लोग बोलते हैं। 65th नंबर पे आता है नेपाली भाषा, जो कि 1.4 करोड़ लोग बोलते हैं। सो दैट वाज द इन्फो। लॉयर और एडवोकेट, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिन्हें मिक्स करके यूज किया जाता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि लॉयर और एडवोकेट ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, बट ये थोड़ी नहीं, बहुत अलग अलग चीजें हैं। लॉयर वो पर्सन है जिसके पास लॉ की डिग्री है। सिंपल, जब आप पढ़ाई करते हो और लॉ की डिग्री हासिल कर लेते हो, तब आप एक लॉयर बन जाते हो। लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद टेक्निकली आप लॉयर बन जाते हो, आप लॉयर कहलाते हो। तो LLB यानी बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ की डिग्री लेने के बाद आप बन गए लॉयर। बट उसके बाद लॉयर से भी नेक्स्ट स्टेप बढ़कर जो इंसान होता है वो होता है एडवोकेट। क्योंकि डिग्री लेने के बाद, लॉयर बनने के बाद अगर कोई BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास कर लिया, तब आपको एक ऐसी पावर मिल जाती है जिससे आप अपने क्लाइंट के लिए कोर्ट में खड़े हो पाएंगे। आपको ये ऑथराइजेशन मिल जाती है, पावर मिल जाती है कि आप किसी के रिप्रेजेंटेटिव बनकर कोर्ट में उसके लिए लड़ सकते हो, उसके पक्ष में बोल सकते हो। और यही होता है एडवोकेट। एडवोकेट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी के भी पक्ष में बोलने का अधिकार है। और यही काम लॉयर नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपको सलाह दे सकता है कि आप ये करो, ये करो और ये करो। लॉयर को फुल नॉलेज होता है इन चीजों का। और मेन बात यह है कि लॉयर कोर्ट में रिप्रेजेंटेटिव बन के कुछ नहीं कर सकता। लीगली लॉयर के पास ये शक्ति नहीं होती, और एडवोकेट के पास यही शक्ति होती है कि वो किसी का भी पक्ष लेकर कोर्ट में बोल सके। और अब और एक सवाल जो लोग पूछते हैं कि बैरिस्टर मतलब क्या होता है, तो बैरिस्टर एक्चुअली एडवोकेट को ही कहते हैं, जो कि इंग्लैंड से पढ़कर वहीं पे डिग्री लेकर एंड एग्जाम पास करके उसको किसी का रिप्रेजेंटेटिव बन के उसका पक्ष लेकर बात करने की पावर मिली हुई है। तो इंग्लैंड से पढ़ाई करके बने एडवोकेट को ही बैरिस्टर कहते हैं। सो दैट वाज द इन्फो।